हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। तो चलिए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं एवं संघर्ष। तो इसके बारे में कहा जाता है, क्वेश्चन सब देखते हैं। सबसे पहले, मानव अधिकार का क्या अर्थ है, यानी एक इंसान के अधिकार का मतलब क्या है। भारत इसका प्रबल समर्थक क्यों है, यानी अपना देश जो भारत है वो मानव अधिकार का समर्थन करता है, ऐसा क्यों करता है भारत। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का उद्देश्य केवल विश्व शांति की स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ मानव की उन्नति व विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को दिलाना भी था। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि युद्ध जो एक देश दूसरे देश से जो युद्ध कर रहे थे वो युद्ध न हो, रुक जाए। तो इसके लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी। लेकिन सिर्फ इसका ये मतलब नहीं था कि केवल एक देश दूसरे देश से न लड़े, बल्कि इसका एक उद्देश्य ये भी था कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या किसी भी इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस वजह से भी इसका निर्माण किया गया था। आगे क्या कहता है आंसर में, इस कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिषद ने 1946 ईस्वी में मानव अधिकारों की समस्याओं को लेकर एक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 10 दिसंबर, याद रखना है आपको ये डेट, 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकार कर लिया। इंसान के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या उसे किसी चीज़ की कमी होगी तो वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किस तरीके से अपने जीवन को सुदृढ़ बनाएगा, अच्छा बनाएगा, ताकि उसे किसी भी तरीके की समस्या न हो। तो जानते हैं इस घोषणा पत्र में क्या क्या था। इस घोषणा पत्र के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नागरिकों के अधिकार का आदर करेगी। जो भी देश है वो देश क्या करेगी, अपने अपने नागरिकों का जो जो अधिकार है उन अधिकारों को देगी और किसी भी तरीके का कोई भी मतभेद जनता के साथ नहीं करेगी। मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो कि मानव होने के नाते अवश्य ही प्राप्त होनी चाहिए। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा के भेदभाव के बिना मिलनी चाहिए। तो हर एक इंसान, देखिए अब सबकी जाति अलग अलग है, भाषा अलग अलग है, सबका जगह अलग अलग है, एक देश दूसरे देश से बिल्कुल उसमें डिफरेंटिबिलिटी पाई जाती है। तो हर एक का अपना अपना अधिकार होता है, परंतु उसे जाति, धर्म या किसी अन्य प्रकार की या किसी और वजह से उसे किसी भी प्रकार के अधिकार से भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो देखिए, प्रत्येक व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा, इसके आधार पर अधिकार जो मिलना चाहिए, इसमें किसी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। तो मानव अधिकार को प्रबल समर्थक है, इसके 3 प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का यह मानना है, भारत जो है मानव अधिकार को सपोर्ट क्यों करता है या उसका साथ क्यों देता है। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन 3 कारण आपको प्रमुख बताए जा रहे हैं। आधुनिक युग में कोई भी स्वतंत्र व लोकतांत्रिक देश मानव अधिकार के बिना न तो प्रगति कर सकता है और न ही उस देश में शांति स्थापित की जा सकती है। अब जैसे देखिए, आप एक इंसान हैं, आप चाहते हैं कि हम काम करें, तो जो काम आप करना चाहते हैं वो काम आप कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर लगाता है तो आपके अधिकार को छीन रहा है। आप चाहते हैं किसी भी तरीके का कोई भी जो राष्ट्र हित में काम हो, ऐसा काम ना हो कि राष्ट्र का उसमें कोई नुकसान हो, जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ की जनता का कोई नुकसान ना हो, तो ऐसे काम के लिए आपको कोई नहीं रोकेगा। तो दूसरा पॉइंट है, मानव अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो कि मानव की उन्नति व प्रगति के लिए अति आवश्यक है। देखिए, आपको अधिकार नहीं दिया जाएगा
तो आप उन्नति या प्रगति नहीं कर सकते, मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते, ज़िंदगी में कुछ बढ़िया नहीं कर सकते, आप अपने सुख सुविधा का सामान नहीं ले सकते। तो बताइए, जब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं रहेगी तो आप ही से तो देश है, तो उस देश का जाहिर सी बात है कि तरक्की या विकास नहीं हो सकता। भारत विश्व शांति और समानता के उत्थान में विश्वास रखता है, इसलिए मानव अधिकार का प्रबल समर्थक है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ रहने वाले लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं किस में, शांति और समानता में। अब देखते हैं भारत में अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और पता नहीं भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत में ये सारे तरीके के लोग रहते हैं। इसलिए भारत क्या, आपको लगता है ना कि इसका समर्थन करेगा शांति का? बिल्कुल करेगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अगला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों की 3 कोटियों की चर्चा करें। मानव अधिकार में 3 कोटियाँ कौन कौन सी है, ये निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक मानव अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे, ऊपर में पढ़े होंगे मानव अधिकार क्या क्या होता है, तो जानिए। अब पहलू सब अलग अलग। ये एक राजनीतिक मानव अधिकार है। राजनीतिक मानव अधिकार किसी भी लोकतांत्रिक समाज का आधार होता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीयता एवं शरण पाने का अधिकार, शांतिपूर्ण सभा व संघ गठित करने का अधिकार आदि शामिल है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शांतिपूर्ण ढंग से, जिसमें किसी का कोई नुकसान न हो, सत्य और अहिंसा पर आधारित अगर कोई भी आप पार्टी को बनाते हैं, गठन करते हैं या आप यहाँ रहते हैं, तो ये सब आपका अधिकार है। दूसरा, नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार इसके अंतर्गत जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति से संबंधित ऐसे अधिकार दिए जाते हैं जो सभी व्यक्तियों और राष्ट्रों के साम्य तरीकों को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं। मानव अधिकारों की घोषणा में इन अधिकारों का उल्लेख है जिसके लिए सभी मनुष्य बिना किसी भेदभाव के हकदार हैं। देखिए, नागरिक अधिकार मतलब आप भारत में जिस समाज में जहाँ पर जैसे रहना चाहें रह सकते हैं। दूसरी बात, आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, पैसा आप रख सकते हैं, जिस तरीके से आपको जीवन यापन करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, ये आप खुद डिसाइड करते हैं और उसी अधिकार को नागरिक का अधिकार कहा जाता है। सामाजिक व आर्थिक मानव अधिकार, इसके अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा, कार्य करने, आराम करने व अवकाश प्राप्त करने, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक मानव जीवन स्तर बनाए हेतु अधिकार दिए जाते हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी सुरक्षा के लिए जो करना चाहते कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, आराम करना चाहते तो आराम, छुट्टी लेना चाहते तो छुट्टी, स्वस्थ जीवन बिताने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे समझिएगा। मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। मतलब भारत में आपको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार का नाम लिखना है। तो मानव अधिकारों के घोषणा पत्र में 20 मानव अधिकारों की सूची सम्मिलित की गई है, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण निम्नलिखित है। पहला, जीवन की सुरक्षा व स्वतंत्रता का अधिकार। आप जीवन में सुरक्षित रह सकते हैं, स्वतंत्र रह सकते हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आप जहाँ पर चाहे जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको कोई मना नहीं कर सकता। दास्तां व बंधुता, मजदूरी से स्वतंत्रता का अधिकार। आप किसी के अंडर में रह के काम नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, आपको कोई बंधुआ मजदूर नहीं बना सकता। बंधुआ मजदूर ऐसा मजदूर होता था जिसमें सिर्फ मालिक का हुक्म चलता था, मजदूर का कोई भी बात नहीं माना जाता था। तो इस वजह से बंधुआ मजदूर एक तरीके से ज़िंदगी तो रहती थी पर अपना कोई भी अधिकार उसके पास नहीं था। स्वतंत्र न्यायपालिका से न्याय प्राप्त करने की स्वतंत्रता का अधिकार। आपके साथ अगर कोई अन्याय कर रहा है तो आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, न्यायपालिका आपको क्या करेगी, न्याय देगी, वो भी बिना किसी दबाव के। अगला है विवाह करने व पारिवारिक जीवन जीने का अधिकार। आप 21 साल के बाद जब चाहें विवाह कर सकते हैं, अगर लड़का है तो 18 साल के बाद लड़की हैं तो जब चाहें, जहाँ चाहें, जिससे चाहें आप विवाह कर सकते हैं और पारिवारिक जीवन जी सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला है कहीं भी
जाने आने व घूमने फिरने की स्वतंत्रता का अधिकार। आप भारत में जहाँ चाहें जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये सब आपके मौलिक अधिकार हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझना है। तो क्या कहता है प्रश्न, देखिए, क्षेत्रीय दलों से आप क्या समझते हैं? तो क्षेत्रीय, देखिए, दल जो है ना कई तरीके का होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल। तो अभी राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल आप लोग समझ जाएंगे, पहले क्षेत्रीय दल समझ जाइए। क्षेत्रीय दल का तात्पर्य ऐसे राजनीतिक दलों से होता है, देखिए दल का मतलब पार्टी होता है, पार्टी, जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य विशेष में होता है। क्षेत्रीय दल स्थानीय मुद्दों को उठाकर अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बिहार में कई दल होंगे जो सिर्फ बिहार के लिए काम करते होंगे, या आप दरभंगा जिला या मधुबनी या बेगूसराय, पटना जहाँ रहते हैं वहाँ पर सिर्फ उन जिलों के लिए काम करती होगी, तो ये क्षेत्रीय दल कहलाती है। भारत में क्षेत्रीय दलों में कुछ प्रमुख हैं, जैसे तमिलनाडु में DMK है, महाराष्ट्र में शिवसेना आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस TMC, ये ममता बनर्जी जी का है, जैसा कि आपको पता होगा कि वहाँ की मुख्यमंत्री हैं ये। और आपने देखा होगा शिवसेना के बारे में सुना होगा महाराष्ट्र बम्बई में, तो तमिलनाडु में DMK है। तो इस तरीके से कुछ क्षेत्रीय दल हैं। आप अपने बिहार की अगर बात ले लेंगे तो RJD, राष्ट्रीय जनता दल, या JDU, जनता दल यूनाइटेड, ये सब क्या हैं? क्षेत्रीय दल हैं। तो आगे की बात अब करेंगे अगले क्वेश्चन में। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद एवं राष्ट्रीय सरकार विषय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो राष्ट्रीय, क्षेत्रवाद और राष्ट्रीय सरकार क्या है जरा देखते हैं। क्षेत्रवाद ने राष्ट्र के लिए चिंता उत्पन्न की। ये जो क्षेत्रवाद होता है ये देश के लिए बहुत ही फिक्र की बात होती है। राष्ट्रीय सरकार को कई बार हथियार उठाकर उन्हें कुचलने का प्रयास करना पड़ा। यानी जो राष्ट्रीय सरकार है उन्होंने क्या किया, ये क्षेत्रवाद को ख़त्म करने के लिए उन्हें अपने सैनिकों का सहारा लेना पड़ा। दूसरा पॉइंट समझिए, यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि स्वायत्तता की मांग को लेकर चले अधिकतर संघर्ष लंबे समय तक जारी रहे और इन संघर्षों पर विराम लगाने के लिए केंद्र सरकार को सुलह का रास्ता अख्तियार करना पड़ा अथवा स्वायत्तता के आंदोलन की अगुवाई कर रहे समूहों से समझौता करना पड़ा। जैसे मान लीजिए क्षेत्रवाद क्या होता है, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी क्षेत्र विशेष के लिए कोई भी आदमी सरकार पर दबाव बनाती है तो वो क्षेत्रवाद कहलाता है। मान लीजिए सपोज आप बिहार में रहते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं चाहते हैं वहाँ पर जो आप चाह रहे हैं वही हो, सरकार आपका एकदम जो कहे आप वो बात को माने, तो ये एक तरीके की क्षेत्रवाद की भावना हो जाती है जो कि नहीं करनी चाहिए, गलत है। तो सरकार को उसके खिलाफ हथियार उठाना पड़ता है। क्षेत्रवाद के समर्थकों, गुटों, नेताओं आदि एवं देश की सरकार के मध्य हुई बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता हो सका। बातचीत का लक्ष्य यह रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर निपटा लिया जाए। बहरहाल समझौते तक पहुंचने की यह यात्रा बड़ी दुर्गम रही और इससे जब तब हिंसा के स्वर उभरे। अगर संविधान के अनुसार किसी को कोई सुविधा अगर मिलने वाली बात है तो वो दी जा सकती है, सरकार को देना पड़ेगा। परंतु अगर संविधान से हट कर के आप कुछ करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वो गलत है और इसमें किसी भी प्रकार से, किसी भी कीमत पर सरकार आपकी बात नहीं मानेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीयता अथवा क्षेत्रवाद का क्या तात्पर्य है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने चर्चा की कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं। चलिए, तो क्षेत्रीयता और क्षेत्रवाद समझते हैं कि क्या होता है। ये दोनों एक ही बात है, लेकिन क्या मतलब है इसका ज़रा हम लोग समझ लेते हैं। क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उन्हें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से क्षेत्र देश का वह भूभाग होता है जिसमें रहने वाले लोगों के समान उद्देश्य व आकांक्षाएं होती है। इस प्रकार जब किसी भौगोलिक दृष्टि से पृथक भूखंड में रहने वाले मानव समूहों में
धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि दृष्टि से उसी प्रकार के अन्य समूह खंड से पृथकता उत्पन्न हो जाती है अथवा स्वयं की एकरूपता व समानता का विकास हो जाता है, तब उस मानव समूह में अपने क्षेत्र के हितों के प्रति पैदा हुई जागरूकता को क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये ए नाम का कोई जगह है, यहाँ पर जो है अ नाम का कोई व्यक्ति रहता है। अब अ के ही पूरे परिवार के लोग यहाँ पर रहने लगे और कुछ लोग यहाँ पर मान लीजिए ब नाम के रहने लगे, तो इनका ये जो पूरा एक समूह हो गया, तो एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसी सब कुछ, जाति धर्म सब एक जैसा है। अब ये चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र में हमारा ही वर्चस्व रहे और हम जो कहें वही हो, तो इसके लिए क्या हो सकता है, इस पर दबाव बनाएगा तो सरकार इसका विरोध करेगी। कब? जब ये गलत तरीके से इस पर दबाव बनाएगा। तो असल में इसी भावना को क्षेत्रीयता कहते हैं। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि भारत में क्षेत्रीयतावाद के उदय के 3 कारणों की विवेचना करें। भारत में क्षेत्रीयता क्यों उत्पन्न हुई? 3 कारण आपको बना दें। तो 3 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, भारत एक विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है भारत, जिसमें भिन्न भिन्न भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। अतः क्षेत्रवाद का निर्माण जाति, धर्म एवं भाषा के आधार पर पाया जाता है। कोई भी एक जाति का लोग चाहता है कि हमारा पावर ज़्यादा रहे, या कोई एक भाषा का आदमी चाहता है कि हमारी भाषा जो बोलने वाले लोग हैं वो पावरफुल रहें। तो इस तरीके की भावना जो है क्षेत्रवाद को जन्म देती है। दूसरा पॉइंट है, भारत एक विस्तृत देश है जिसकी भौगोलिक बनावट भिन्नता पाई जाती है। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अपनी समस्याएं एवं आवश्यकताएं एवं उनकी पूर्ति के लिए क्षेत्रवाद की भावना पनपती है। यानी भारत जो है बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें कहीं पे देखिएगा उपजाऊ ज़मीन है, कहीं पे बंजर ज़मीन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं अलग अलग जगह पर, और उनकी जो ज़रूरत है वो भी अलग अलग है और जो प्रॉब्लम है वो भी अलग अलग है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इस तरीके की भावना पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग को समझना है, बेहतर ढंग से आप समझ लीजिए। क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है? तो देखिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी आदि अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, आपको पता है। प्रत्येक धर्म में अनेक समुदाय पाए जाते हैं। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों पर विश्वास नहीं है। अविश्वास की भावना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। भारत में अनेक सांप्रदायिक दल पाए जाते हैं। इन दलों की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूमती है। अब यहाँ तक समझिए ये क्या कहा गया। देखिए भारत में चूँकि बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे धर्म के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी। अब ये क्या है, हिंदू मुस्लिम पर विश्वास नहीं कर रहा है, मुस्लिम सिख पर नहीं कर रहा है, सिख ईसाई पर नहीं कर रहा है, ईसाई पारसी पर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके की बात जब हो जाती है लोगों के अंदर, तो एक अलग टाइप की भावना उत्पन्न हो जाती है और फिर क्या हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, मारपीट और हिंसात्मक रूप भी ये ले लेता है। अविश्वास की वजह से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलती है और कुछ पार्टी भी ऐसी है जो इसको बढ़ावा देते हैं। और क्या होता है, इसी की वजह से इसके इर्द गिर्द ये राजनीतिक दल अपना काम करती है, सिर्फ सांप्रदायिक धंधा करती है, एक तरीके से एक व्यापार चलाती है धर्म का। गरीब लोग मारे जाते हैं, अमीर लोग आराम से एसी में सो रहे होते हैं। कभी किसी दंगे में किसी आप नेता के किसी भी बच्चे को मरते हुए नहीं देखा होगा। जब भी मरता है, चाहे वो हिंदू मरे या मुस्लिम या सिख या ईसाई या पारसी, वो केवल गरीब के बच्चे मारे जाते हैं। अब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ के समझदार बनिए कि क्यों आप लड़ते हैं या क्यों झगड़ते हैं या इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर क्यों आती है। तो समझ जाइएगा कि किसी न किसी तरीके से हमें लोग इस भावना को भरने में मदद करते हैं।
जैसे राजनीतिक और धर्म क्या होता है आप समझिए। सांप्रदायिकता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि राजनीति में धर्म घुसा हुआ है। धार्मिक स्थानों पर इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाता है। तो धार्मिक स्थानों का भी इस्तेमाल देखते होंगे, जैसे मंदिर, मस्जिद, मज़ार, ये सब क्या होता है, धार्मिक स्थान होता है। और इन सब का इस्तेमाल क्या करते हैं नेता लोग, अपने पॉलिटिक्स के लिए कर लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, सांप्रदायिक दंगे भी उभर के सामने आ जाते हैं। सांप्रदायिकता के बीज बोने का एक महत्वपूर्ण तत्व धार्मिक रूढ़िवादिता और ज्ञान विरोधी रवैया रहा है। देखिए होता क्या है, ये सांप्रदायिकता के बढ़ने का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति है तो वो अपने धर्म को ही महान मानने लगता है और मुस्लिम धर्म को हीन मानने लगता है, या कोई मुस्लिम धर्म का मानने वाला कोई व्यक्ति है वो हिंदू धर्म को हीन मानने लगता है। और इसके कारण इसी को रूढ़िवादिता कहते हैं, यानी जो है सो है, ना तो इधर खिसकेंगे ना उधर खिसकेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों में आपसी मतभेद हो जाता है और विचारधाराएं अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे का सम्मान नहीं कर पाते और लड़ाइयाँ हो जाती है। तो ये सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता आम भाषा में कहें तो धर्म के नाम पर लड़ना ही क्या है, सांप्रदायिकता कहलाती है। ये केवल मूर्खता है, अंधविश्वास है, ज्ञान का विरोधी है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब एक ही हैं और एक ही रहेंगे। क्योंकि भारत देश जो है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, अपना कोई धर्म नहीं है। अब हमारी आस्था जिसके प्रति है वो हमारा पर्सनल मैटर है, हम अपने पर्सनल तक ही रखें और दूसरों को उसमें इन्वॉल्व करने की कोशिश न करें। जो जैसे जी रहा जीने दें, उसकी आस्था जिस धर्म से है उसे हम सम्मान दें, इज्जत करें। हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है। यदि ऐसा करेंगे तभी हमारे देश के अंदर सुख और शांति रहेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो एक दूसरे का जीना हराम हो जाएगा। उम्मीद है आप सांप्रदायिकता समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है, विश्व के 4 क्षेत्रीय संगठनों के नाम बताइए। तो विश्व के 4 संगठन हैं। पहला है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसका शॉर्टकट में नाम है सार्क। दूसरा है दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग संगठन, जिसका नाम शॉर्टकट में नाम है एशियान। तीसरा यूरोपीय यूनियन और चौथा अफ्रीकन यूनियन। ये 4 क्या हैं, विश्व की 4 क्षेत्रीय संगठन का नाम है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीय संगठन को बनाने का क्या उद्देश्य है। तो आप समझिए क्षेत्रीय संगठन बनाया क्यों जाता है। तो पहला पॉइंट है कि क्षेत्रीय संगठन को बनाने का उद्देश्य अपने अपने इलाके में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनी को समाप्त करना है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक मिनट। चलिए तो फिर से समझते हैं। दुश्मनी को भुला देना है, साथ ही साथ जो भी कमजोरियां या कठिनाइयां हैं वो देशों के सामने आए और उसमें परस्पर सहयोग करके स्थानीय स्तर पर उनका समाधान ढूंढा जाए। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, ये समझिए ये सब आपसी पड़ोसी देश हैं। अब ये सब देश क्या करेंगे, अगर एक संगठन बनाते हैं और इस तरीके से संगठन बनाते हैं कि इन लोगों को, भारत को मान लीजिए प्रॉब्लम है तो ये सब इनका साथ दे और इसका जो प्रॉब्लम है उसको दूर करे। या मान लीजिए बांग्लादेश को, नेपाल को, भूटान को, किसी को भी दिक्कत है तो वो क्या करेगा, एक दूसरे का साथ दे करके और इसको दूर करेगा ताकि वो सभी तरक्की कर सके। और यही मकसद से क्या बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है, क्षेत्रीय संगठन बनाया जाता है। दूसरा, क्षेत्रीय संगठनों का उद्देश्य यह भी है कि क्षेत्रीय संगठनों के राष्ट्र सदस्य इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और सहकारी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि वे अपने क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्थाओं का समूह बनाने की दिशा में, उदाहरण के तौर पर यूरोपीय संघ और आसियान, ये बहुत अच्छा संगठन है, ये काफ़ी तरक्की किया है। और इन दोनों ने जो इसमें शामिल है इस संगठन में,
इस ग्रुप के अंदर में जो भी शामिल है वो लोग एक दूसरे का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। आप समझ लीजिए कि क्षेत्रीय संगठन ऐसे नहीं समझ में आता है तो सिंपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि ABCD ये 4 देश हैं। चारों देश में मान लीजिए कि इसको कोई चीज़ नहीं है, मान लीजिए कि इसके पास आलू की कमी है, इसके पास प्याज नहीं है, इसके पास कुछ और नहीं है, मान लीजिए धनिया नहीं है, इसके पास मान लीजिए सब्जी नहीं है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अपना सामान ट्रांसफ़र कर देंगे जिसको आलू की ज़रूरत होगी और आसानी से ये अपना संगठन को चलाएंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, ये चारों मजबूत बनेगा। और ऐसे भी नहीं समझ में आता है तो यूँ समझ लीजिए आपका परिवार है, तो परिवार में कोई 10,000 कमाता है, कोई 5,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, लेकिन अगर सब साथ रहता है तो ये सारे पैसे मेंटेन में हो जाएंगे और सब लोग एक समान ज़िंदगी जी पाएंगे। परंतु सब अलग अलग हो जाएंगे तो देखिए कोई गरीब कोई अमीर बन जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि संगठन बनाया क्यों जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये लास्ट ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय व क्षेत्रीय दलों में अंतर कीजिए। अखिल भारतीय पार्टी वह पार्टी है जो सारे देश में या उसके अनेक राज्यों में भागों में कार्य करती है, जैसे कांग्रेस या भाजपा। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होता है, उनकी शाखाएं किसी विशेष प्रांत या राज्य या भाग तक सीमित होती है। अब आप समझिए, अखिल भारतीय का मतलब हो गया पूरे भारत के अंदर जो पार्टी काम कर रही है वो अखिल भारतीय कहलाएगी, और क्षेत्रीय दल जो केवल एक क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में, किसी भी राज्य में काम कर रही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, अखिल भारतीय का एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी, दूसरा भाजपा यानी बीजेपी, अभी जिसकी सरकार है, ये बीजेपी की अभी सरकार चली, भारतीय जनता पार्टी। तो ये क्या हो गए, ये अखिल भारतीय पार्टी हो गए। और दूसरा देखिए क्षेत्रीय दल, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की एक पार्टी चलती है, आप लोगों ने जानते होंगे, TMK जिसको बोलते हैं। चलिए तो समझते हैं, तेलुगु देशम, या पंजाब में शिरोमणि अकाली दल है, जैसे बिहार में RJD, आप लोग को बताएं अभी थोड़ी देर पहले JDU, ये सब क्या है, ये सब क्षेत्रीय दल में आते हैं। अखिल भारतीय पार्टी सारे देश के हितों में अपना ध्यान में रखती है, लेकिन वही अब आप सोच सकते हैं सारे देश का रखती है, जबकि क्षेत्रीय पार्टी सरकार अपने केवल क्षेत्र का ध्यान रखती है, दूसरे क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। अगला है, हो सकता है कि ऐसी पार्टी राष्ट्रीय हित की अपेक्षा अपने क्षेत्र के हित में ही संघर्ष करे। यानी देखिए, अखिल भारतीय पार्टी जो होगी पूरे देश के लिए सोचेगी भला, क्षेत्रीय दल जो होगा केवल जहां क्षेत्रीय दल है बस उस क्षेत्र के लिए सोचेगी। ये पूरे भारत में काम करती है, ये केवल उस क्षेत्र में काम करती है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही, ओके बाय।